सुअपराह्न विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजीब लोधा एक नया अध्याय लेकर आपके साथ प्रस्तुत हूँ। अध्याय का शीर्षक है लखनवी अंदाज। अध्याय का शीर्षक है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम शीर्षक पर चर्चा करेंगे। लखनवी अंदाज, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों के शहर नाम से प्रसिद्ध है लखनऊ। तो वहीं के एक नवाब साहब हैं और उनके अंदाज के बारे में बताया गया है कि उनका किस तरह का कैसा अंदाज है, कैसा रहन सहन है, कैसा काम है, कैसा उनका पहनावा है। तो इसके बाद हम उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। कवि ने इसके माध्यम से बताया है कि दिखावे का जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। अगर हम दिखावे का जीवन जीते हैं तो हमें झूठ भी बोलना पड़ेगा, हमें कई बातों को घुमा फिरा कर कहना पड़ेगा और अंत में सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। इसलिए हमें दिखावे के जीवन से दूर रहना चाहिए, हमें हमेशा वास्तविकता का जीवन जीना चाहिए। तो अब हम चैप्टर पर आते हैं। यहाँ लेखक बताता है कि उसे एक नई कहानी लिखनी थी और नई कहानी लिखने के लिए वह कहीं यात्रा करना चाहता था। पहले लेखक ने सोचा कि मैं सेकंड क्लास का टिकट क्यों लूँ, पैसेंजर जो है जनरल जो डिब्बा होता है उसी में चला जाता हूँ, कहीं दूर तो जाना नहीं है। लेकिन फिर लेखक ने महसूस किया कि मुझे नई कहानी लिखनी है, खिड़की के बाहर का प्राकृतिक सौंदर्य देखना चाहता हूँ, हरे भरे पेड़, हरियाली मुझे कहानी लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ही लिया। जो ट्रेन है यह मुफस्सिल, मुफस्सिल का अर्थ होता है एक भीड़ भाड़ की जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ से ट्रेन चल रही थी और लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया और चलती हुई ट्रेन में एक जगह उन्होंने देखा कि यह बोगी डिब्बा खाली है और वहाँ उन्होंने प्रवेश करने की सोची। जब लेखक ने उस डिब्बे में प्रवेश किया तो वहाँ एक सफ़ेद पोश सज्जन थे, वहाँ एक व्यक्ति थे और वे व्यक्ति लेखक को देखते ही उन्होंने अपने आप को संकुचित कर लिया। उन्होंने लेखक से नज़रें नहीं मिलाई, उनकी आंखों में असंतोष झलक आया। पहले तो लेखक को महसूस हुआ कि हो सकता है यह व्यक्ति भी मेरी तरह कोई कहानी लिखना चाहता हो और कहानी लिखने के लिए इन्होंने हो सकता है सेकंड क्लास का टिकट लिया हो। लेकिन लेखक को समझ में आया कि शायद नहीं, ये व्यक्ति कहानी लिखने का इच्छुक नहीं है। उनके पास खीरे रखे हुए थे, 2 खीरे रखे हुए थे। फिर लेखक अनुमान लगाता है कि हो सकता है खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु खाने के लिए इन्होंने यह एकांत का स्थान चुना हो सकता है ये भीड़ की जगह में लोगों के सामने खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु जो हमारे लीवर पर, आमाशय पर को हजम होने में टाइम लगाती है, उस पर प्रभाव डालती है। इस कारण हो सकता है उन्होंने खीरे जैसी जो वस्तु है उसको ये भीड़ में न खाना चाहते हों, एकांत में ही खाना चाहते हों। लेखक ने 2 अनुमान लगाए। पहला कि कहानी लिखना चाहते हों, लेकिन कहानी लिखने का विचार उन्हें अच्छा नहीं लगा और न ही उन्हें ऐसा लगा कि खीरों से बचने के लिए उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये खीरे खाने के लिए ही एकांत में बैठे हैं। कुछ समय तक उन सफ़ेद पोश सज्जन ने लेखक से नज़रें चुराई, अपनी आंखों में असंतोष व्यक्त किया, लेखक को दर्शा दिया कि आप यहाँ गलत आ गए हैं, मैं आपकी उपस्थिति से असुविधा का अनुभव कर रहा हूँ, असुविधा महसूस कर रहा हूँ। फिर उन्होंने एक दिखावे के लिए लेखक से कहा आदाब अर्ज़। आदाब अर्ज़ का अर्थ होता है अभिवादन का एक तरीका। जिस तरह हम नमस्ते कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं,
राम राम कहते हैं, उसी प्रकार जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वे आदावर्ज कहते हैं, अभिवादन का एक तरीका। और उन्होंने लेखक से कहा आप खीरा खाएंगे, लेकिन लेखक ने उनका जो भाव था, विचार था, वह पहचान लिया कि ये व्यक्ति मेरी उपस्थिति से असंतुष्ट हैं, ये मेरी उपस्थिति को सहन करने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। जब उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया तो उन सफ़ेदपोश सज्जन ने बताया, उन्हें दिखाया कि मैं कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक नवाब हूँ, मेरे नवाबी शौक़ हैं, मेरा रहन सहन अमीर लोगों जैसा है, सामान्य लोगों की तरह हमारा जीवन स्तर नहीं होता है, इसलिए वह व्यक्ति अपने तौलिए पर खीरे रखता है, खीरों की संख्या 2 है, फिर सीट के नीचे से लोटा निकालता है, अपनी जेब से चाकू निकालता है, 2 खीरे हैं, दोनों खीरों को ऊपर से काटता है चाकू से, नमक लगाकर उनमें से झाग निकालता है और फिर उन्हें करीने से, सलीके से, तरीके से फांक के रूप में काट कर रख देता है। फिर उनके ऊपर नमक मिर्च बुरकने लगता है। जब वह नमक मिर्च बुरकने लगता है तो लेखक को याद आता है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कुछ बच्चे होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च बेचने का काम करते हैं, और वे यह काम खीरों के लिए ही करते हैं। खीरे खाने वाले लोग उनसे ये पुड़िया जरूर लेते हैं जिसमें जीरा मिला हुआ नमक होता है और पिसी हुई लाल मिर्च होती है। सफ़ेदपोश सज्जन ने, नवाब साहब ने लेखक से फिर कहा, शौक फरमाएं कि आइए और खीरे खाइए। लेखक कहता है महसूस तो हो रहा था, अच्छा तो लग रहा था, लेकिन पहले मना कर चुके थे, इसलिए अपनी साख, अपनी इज्जत का निर्वाह करना भी बहुत ज़रूरी था। मना कर दिया, नहीं आप ही खाएं, आप ही शौक फरमाएं। नवाब साहब ने कहा बालम खीरा है लखनऊ का, बालम खीरा, ये एक वैरायटी है खीरे की। तरह रामधारी तरबूज होता है, सफ़ेदा आम होता है, लंगड़ा आम होता है, चौसा आम होता है। इस तरह से आम की जैसे वैरायटी होती है, उसी प्रकार खीरे की भी वैरायटी होती हैं। सफ़ेदपोश व्यक्ति ने कहा कि बालम खीरा है, लखनऊ का प्रसिद्ध खीरा है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। और ऊपर से उसने जो खीरे हैं उनकी फांक बिल्कुल काट करके और तरीके से, करीने से उनको सजा रखा था। ऊपर से जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च डाल रखी थी। लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन अपने आप को रोक दिया। नवाब साहब ने उन एक फांक को उठाया, उठाकर उसे सूंघा, फांक को उठाया और एक लंबी सांस ली और फिर लंबी सांस छोड़ दी। लंबी सांस छोड़ने के बाद खीरा अपने नाक के पास ले गए और वहां से सूंघा उसे। खीरे को सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। खीरे को सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेखक कहता है कि जिस प्रकार मेरे मुंह में पानी आया हुआ था, नवाब साहब के, भद्र पुरुष के, सफ़ेदपोश व्यक्ति के मुंह में भी पानी आ गया और उस पानी को उन्होंने अपने गले के नीचे गटक लिया। इसी प्रकार दूसरी फांक को उठाया, लंबी सांस छोड़ी और फिर लंबी सांस लेते हुए अपने नाकों तक उस खीरे को लगाया।
दूसरी फांक रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दी। इसी प्रकार दोनों खीरों का रसास्वादन किया, उनके रस का स्वाद लिया, खाया नहीं, केवल सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेखक सोच रहे थे क्या इस तरह खीरे खाने से तृप्ति होती है? लेकिन इतनी देर में नवाब साहब ने, सफेद पोश व्यक्ति ने डकार ली। और डकार हम तब लेते हैं जब हमारा लीवर, हमारा अमाशय भर जाता है। अमाशय बताता है कि अब मैं भर चुका हूं, अब और खाना मत खाइए। तो इसका मतलब है लेखक महसूस करते हैं कि शायद बिना खीरे खाए भी जो नवाब साहब हैं उन्होंने डकार ली है, इसका मतलब उनका पेट भर चुका है। लेखक हैरान रह जाते हैं, खीरे खाए बगैर पेट कैसे भर जाता है? और इतनी देर में उन्हें अपनी कहानी मिल जाती है, नई कहानी मिल जाती है कि मेरी कहानी कैसी होगी? मेरी कहानी आज के कहानीकारों की तरह होगी। आज के जो कहानीकार हैं, आज के जो कहानी लिखने वाले व्यक्ति हैं, उनके पास न कोई विचार होता है, कोई विचारधारा नहीं होती है, न कोई घटना होती है और न कोई पात्र होते हैं, फिर भी कहानी लिख देते हैं। आजकल के जैसे आपने गाने देखे होंगे, आपने गाने सुने होंगे, जैसे गाना मैं बता रहा हूँ, एक गाना है उसमें एक्टर और एक्ट्रेस पर ये गाना फिल्माया गया है। और वो गाना कैसा है? ए क्या बोलती तू, वो कहती है क्या मैं बोलूं, सुन सुना आती क्या खंडाला। एक्ट्रेस कहती है क्या करेंगे? एक्टर कहता है घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। ये गाना है। यानी अगर हम क्लास में बैठे हैं और टीचर आकर कहता है ए बच्चों आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बोलो कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? बच्चे कहते हैं 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्या ये गाना हो गया? जिस प्रकार आज के समय गाने लिखे जाते हैं उसी प्रकार बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के कहानी लिखी जाती है। कहने का अर्थ है कि आज के लेखक को केवल कहानी से मतलब है। 2 पेज भरे हुए हों, 3 पेज भरे हुए हों, ऊपर उसका एक शीर्षक लिखा गया हो, चाहे उसमें कहानी में अच्छे विचार दिए हुए हो या नहीं दिए हुए हों, उसमें कोई महत्वपूर्ण घटना का जिक्र कर रखा हो या नहीं कर रखा हो, उसमें पात्रों की संख्या 2 हो चाहे 200 हो, आज के लेखक को, आज के कहानीकार को कोई मतलब नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लेखक इसके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमें दिखावे का जीवन नहीं जीना चाहिए। नवाब साहब दिखावे का जीवन जी रहे थे, इसलिए दूसरे दर्जे का उन्होंने टिकट लिया, 2nd क्लास का टिकट लिया। गरीब आदमी के लिए 2nd क्लास का टिकट बहुत बड़ी चीज होती है। लेखक ने 2nd क्लास का टिकट लिया, उनके लिए बड़ी बात थी, बड़ी चीज थी। लेकिन एक नवाब के लिए 2nd क्लास का टिकट लेना, हम हम रेहड़ी पर गोलगप्पे खाते हैं, एक सामान्य चीज़ है। बच्चे हैं, हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम खा सकते हैं। लेकिन अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री किसी रेहड़ी पर चॉकलेट खाता हो, किसी रेहड़ी पर गोलगप्पे खाता हो और एक दिन खाता हो, तो शायद उसका फोटो भी आएगा अखबार में। लेकिन वह दिन में 5 जगह कभी कचौड़ी खाता है, कभी मिठाई खाता है और रेहड़ियों पर फल खाता है, तो शायद ये महसूस करेंगे कि ये तो गलत कर रहे हैं। ये सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, ये वीआईपी हैं, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हैं। इन्हें अपने डेकोरम का, अपनी एक व्यवस्था है, अपना एक सिस्टम है, उसकी साख रखनी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, यही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अगर इस अध्याय से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान कर मुझे बहुत खुशी होगी। तो हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।